दोस्तों जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद अमेरिका के द्वारा कई सारे ऐसे डिसीजन लिया गया जो एक तरीके से कहे तो अमेरिका के लिए ही घातक बन रहा है, चाहे वो सऊदी अरबिया से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को हटाना हो या फिर पाकिस्तान को F-16 एयरक्राफ्ट को फ्लाई वर्दी रखने के लिए $450 मिलियन देना हो। हालांकि इसके अलावा जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अफगानिस्तान से जिस तरीके से विड्रॉल किया गया उसके लिए भी अमेरिका को क्रिटिसाइज किया जाता है। और दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और एक ऐसा ही डिसीजन लेने का तैयारी किया जा रहा है जिसे लेकर एक्सपर्टों का कहना है कि आने वाले समय में खाली अमेरिका के लिए घातक नहीं होगा बल्कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के एग्रेशन को बढ़ाने के साथ साथ चाइना को और मजबूत करेगा। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा अपने सभी F-15 एयरक्राफ्ट को जापान से अगले साल के अंत तक विड्रॉल करने का तैयारी किया जा रहा है और इसे लेकर एक्सपर्टों का मानना है कि ये चाइना को और बढ़ावा देगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हुआ ऐसा जो अमेरिका के तरफ से F-15 एयरक्राफ्ट को जापान से विड्रॉल किया जा रहा है और इससे चाइना को किस तरीके से फायदा हो सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के तरफ से अगले साल के अंत तक जापान में तैनात अपने सभी F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट को ओकिनावा एयरबेस से विड्रॉल करने को लेकर सोच विचार किया जा रहा है। और दोस्तों अमेरिका के इस सोच विचार को लेकर वरिष्ठ एनालिस्ट का मानना है कि ये एक तरीके से चाइना को इस क्षेत्र में अपने प्रेजेंस को और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स के एकमात्र F-15 एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिका के बाहर तैनात है वो असल में जापान के ओकिनावा में स्थित कडेना एयरबेस में तैनात है। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हाल ही के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये जो करंट परमानेंट यूनिट है इसे अब अमेरिका के तरफ से एक रोटेशनल यूनिट के द्वारा रिप्लेस करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स के पहला ईगल एयरक्राफ्ट जापान के कडाना एयरबेस में सितंबर 1979 में लैंड किया था और तब से लेके ये एयरक्राफ्ट यही पे ही तैनात है। बेसिकली दोस्तों अमेरिका के तरफ से F-15 CD एयरक्राफ्टों को यहाँ पे परमानेंटली तैनात किया गया था और इन बातों को ध्यान में रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इनमें से 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के द्वारा अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत रिटायर किया जाना है क्योंकि ये काफी पुराना हो चुका है। हालांकि कुछ जगहों में बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के जगह शायद अमेरिका के तरफ से हाल ही में डिजाइन किया हुआ F-15EX एयरक्राफ्ट भर सके और अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से करीबन ऐसा 144 एयरक्राफ्टों को यहाँ पे खरीदने का इरादा रखा गया है। तो वहीं पे बताया जाता है कि 144 नहीं तो कम से कम 80 एयरक्राफ्ट तो अमेरिका अपने बेड़े के लिए अवश्य खरीदेगा। पैसिफिक फ्लीट के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि कडाना एयरफोर्स बेस के लिए F-15EX एयरक्राफ्ट एक सुइटेबल एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि F-15 एयरक्राफ्ट के CD वेरिएंट जो यहाँ पे तैनात है उनमें से 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बेस से बाहर निकल चुका है और जिन एयरक्राफ्टों को संभावित F-15EX एयरक्राफ्टों के द्वारा ही सबसे पहले रिप्लेस कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों जो नया F-15EX एयरक्राफ्ट है इसे लेके बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि 80 के दशक के एयरफ्रेम में मॉडर्नाइजेशन किया हुआ एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न इक्विपमेंटों से लैस है जिनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और आधुनिक हथियार शामिल है। F-15EX एयरक्राफ्टों को लेके अमेरिका के ही एक्सपर्टों का कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये लॉन्ग रेंज के स्ट्राइक मिसाइलों से लैस है जो कि एक तरीके से अगर कडेना बेस में तैनात होता है तो बेस के ताकत को मजबूत करेगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे कितने F-15EX एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से खरीदा जाएगा ये एक सवाल बना हुआ है, जिस कारण अब कडाना एयरबेस में F-15EX एयरक्राफ्ट तैनात होगा कि नहीं होगा ये भी एक तरीके से सवाल में घिरा हुआ है। बताया जा रहा है कि इनिशियल प्लान के अंतर्गत जहां पे 144 F-15EX एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना था तो वहीं पे शायद अब केवल मात्र 80 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए, जबकि कुछ रिपोर्टों में यही बताया जा रहा है कि शायद F-15EX एयरक्राफ्टों को खरीदा ही ना जाए बल्कि उसकी जगह में F-35 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो मेरा मानना यह है कि कडाना एयरबेस में आइदर एयरक्राफ्टों के तैनाती को घटाया जाएगा या फिर संपूर्ण रूप से F-15EX एयरक्राफ्टों को तैनात नहीं किया जाएगा। अमेरिका की तरफ से यह डिसीजन उठाया जा रहा है, इसे लेकर जापान के गवर्नमेंट की तरफ से भी सवाल उठाया गया है और जापानीज गवर्नमेंट का मानना है कि फिलहाल अमेरिका की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को यहाँ से रिप्लेस करके कोई परमानेंट एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट का तैयारी नहीं किया जा रहा है, बल्कि अमेरिका यहाँ पे रोटेशनल बेस पे एयरक्राफ्टों का तैनाती करेगा। मतलब कभी यहाँ पे एयरक्राफ्टों का तैनाती रहेगा और कभी नहीं रहेगा। जबकि दोस्तों पूर्व अमेरिकी एयरफोर्स के F-15 एयरक्राफ्ट के एक वरिष्ठ पायलट की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि अगर अमेरिका की तरफ से यह डिसीजन लिया जा रहा है तो ये चाइना के लिए एक मैसेज है कि अमेरिका यहाँ पे परमानेंट स्टेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और अमेरिका यहाँ पे अपने मिलिट्री प्रेजेंस को घटा रहा है। वहीं पे उनका यह भी मानना है कि इससे चाइना को एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा और चाइना इस क्षेत्र में अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने के साथ साथ एग्रेशन को भी बढ़ा सकता है। हालांकि पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि अमेरिका की तरफ से ये जो डिसीजन लिया जा रहा है ये एक बहुत ही गलत टाइम में उठाया गया डिसीजन है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे चाइना ताइवान को लेके एग्रेशन दिखा रहा है तो वहीं पे ताइवान के साथ अगर कोई झड़प होता है तो इसमें जापान को भी फर्क पड़ेगा और अमेरिका की तरफ से इस दरमियान जो डिसीजन लिया जा रहा है ये जापान को इंडिकेट कर सकता है कि अमेरिका जापान के साथ जो सिक्योरिटी को लेके कमिटमेंट किया है उसमें सीरियस नहीं है। हालांकि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका अपने सभी एयरक्राफ्टों को जापान से विड्रॉल कर रहा है, बल्कि अगर इससे अलग देखा जाए तो जापान के होन्सू आइलैंड
आइलैंड में अमेरिका के मिसोवा एयरबेस है, जहां पे अमेरिका के द्वारा 2 स्क्वाड्रन F-16 एयरक्राफ्ट को तैनात करके रखा हुआ है। हालांकि दोस्तों ये जो F-16 एयरक्राफ्ट है ये F-15 एयरक्राफ्ट का जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि F-16 एयरक्राफ्ट एक मध्यम वर्ग का जहां पे एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे F-16 एयरक्राफ्ट हैवी एयरक्राफ्ट है जिसके पास लॉन्ग रेंज एयर सुपीरियोरिटी कैपेबिलिटी है। और ये लॉन्ग रेंज के एयर सुपीरियोरिटी कैपेबिलिटी अति आवश्यक है, क्योंकि हाल ही के कुछ सालों के अंदर चाइना की तरफ से अपने एयर एक्टिविटी को इस एरिया में बढ़ाया गया है और लगातार चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को वायलेट किया जा रहा है। ऐसे में एयर सुपीरियोरिटी कैपेबिलिटी चाइना के ऐसे हरकतों को चुनौती दे सकेगा। हालांकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से कडाना एयरबेस से F-15 एयरक्राफ्टों को विड्रॉल करने के बाद जो रोटेशनल बेस पे एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय करने का इरादा रखा जा रहा है, उनमें सबसे पहला डिप्लॉयमेंट F-22 रैप्टर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का हो सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे F-22 एयरक्राफ्ट एक बेहतरीन और ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन आपको ये जान रखना चाहिए कि ये कोई परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, बल्कि रोटेशनल डिप्लॉयमेंट होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि ये शायद पहले 6 महीने का डिप्लॉयमेंट हो सकता है। वहीं पे रिपोर्ट ये भी है कि असल में ये जो एयरक्राफ्ट है, मतलब F-22 एयरक्राफ्ट है, ये अलास्का के एल्मेंडोर्फ एयरफोर्स बेस के एयरक्राफ्ट है, जो कि पैसिफिक फ्लीट का एक हिस्सा है। एक्सपर्टों का मानना है कि जापान से F-15CD एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के बाद या फिर कहे तो वहां से विड्रॉल करने के बाद F-22 एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट एक परफेक्ट चॉइस है। पर दोस्तों वहीं पे F-22 एयरक्राफ्टों के संख्या अमेरिकी एयरफोर्स में काफी लिमिटेड है, क्योंकि साल 2012 में एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन को बंद कर दिया गया था और केवल मात्र 187 एयरक्राफ्टों का ही निर्माण किया गया था, जिस कारण अमेरिका के कई सारे बेसेस में F-22 एयरक्राफ्टों के डिमांड काफी अधिक है और अमेरिका के F-22 एयरक्राफ्टों को रोटेशनल बेस पे एक जगह से दूसरी जगह तैनात करना पड़ता है। ऐसे में F-22 एयरक्राफ्टों को अगर डिप्लॉय करने का इरादा बनाया भी जाता है, तब भी ये एयरक्राफ्ट जापान में परमानेंटली डिप्लॉय नहीं हो सकता और कुछ ही महीनों के डिप्लॉयमेंट के बाद रोटेशनल बेस पे इन एयरक्राफ्टों को अन्य जगह ले जाना पड़ेगा। दोस्तों F-22 एयरक्राफ्ट जापान में डिप्लॉय करने का डिसीजन एक बेहतरीन डिसीजन इसलिए भी हो सकता है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये केवल मात्र स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि हाईली कैपेबल एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका जवाब दुनिया के किसी भी अन्य एयरफोर्स के पास नहीं है। और ये एयर सुपीरियोरिटी मामले में भी काफी आगे है और इसके पास एडवांस से एडवांस तरीन हथियार और सेंसर है। एयर डिफेंस सिस्टमों के मामले में F-22 एयरक्राफ्टों को देख पाना ही नामुमकिन है, तो वहीं पे चाइना के पास ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं जो F-22 का सामना कर सके। दोस्तों अलास्का में तैनात अमेरिकी एयरफोर्स के F-22 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो हाल ही में इन एयरक्राफ्टों के एक टेम्पोररी डिप्लॉयमेंट पोलैंड में हुआ था, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के कारण ये डिप्लॉयमेंट अति आवश्यक था। वहीं पे दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक F-22 एयरक्राफ्टों के पास जो एयर टू एयर कैपेबिलिटी था, उसके साथ अब इसे एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी से भी लैस किया गया है, जिस कारण इन एयरक्राफ्टों का डिमांड भी बढ़ा है। और साथ ही साथ रशिया के फ्लैंकर श्रेणी के एयरक्राफ्टों के काउंटर के रूप में F-22 सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट है, जिस कारण नेटो में इसे रोटेशनल बेस पे तैनात किया जाता है। वहीं पे दोस्तों F-22 एयरक्राफ्टों को लेकर और एक बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो है इसके फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। रिपोर्ट में बताया जाता है कि F-22 एयरक्राफ्टों में करीबन आधा ऐसा एयरक्राफ्ट है जो फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में डिप्लॉय हो सकता है। अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में जितने F-22 एयरक्राफ्ट है उसमें बताया जाता है कि 125 ऐसे एयरक्राफ्ट है जो सर्विस में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी रखता है, जिस कारण इन एयरक्राफ्टों के संख्या अधिक होने के बावजूद भी काफी कम संख्या के एयरक्राफ्ट है जो कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट के लिए हमेशा तैयार रहता है। और दोस्तों ये भी एक कारण है जिस कारण से F-22 एयरक्राफ्टों को अमेरिका चाहते हुए भी परमानेंटली जापान में F-15 एयरक्राफ्टों की जगह में डिप्लॉय नहीं कर सकता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में चाइना के सामने एक बहुत बड़ा मौका है, जहां पे चाइना इंडो पैसिफिक इवन ताइवान स्ट्रेट के नजदीक अपने एग्रेशन को और बढ़ा सकता है, क्योंकि साल 2023 के अंत तक अमेरिका के द्वारा जहां पे ओकिनावा से अपने F-15 एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से विड्रॉल कर लिया जाएगा, तो वहीं पे केवल मात्र 6 महीने के लिए यहाँ पे अगर F-22 एयरक्राफ्ट आता है तो साल 2024 के मध्य तक यहाँ से F-22 एयरक्राफ्ट को भी हटा लिया जाएगा। ऐसे में F-22 एयरक्राफ्टों के बाद यहाँ पे F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट आएगा कि नहीं ये अब तक सुनिश्चित नहीं हुआ है। और ऐसे में अगर एयरक्राफ्टों में आने में लेट होता है या एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट नहीं होता है तो ऑब्वियसली ये चाइना के मौके को और मजबूत करेगा और चाइना यहाँ पे अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के साथ साथ अन्य देश के क्षेत्र के अंदर अपने एयरक्राफ्टों के और अन्य हथियारों के घुसपैठ को भी बढ़ा सकता है। एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि अमेरिका की तरफ से एयरक्राफ्टों को विड्रॉल तो किया जा रहा है, लेकिन इसका अगर जगह नहीं भर्ती किया जाता है तो ये अमेरिका के लिए आने वाले समय में घातक होगा, क्योंकि एक बार अगर यहाँ पे चाइना मजबूत होता है और अमेरिका अपने ग्राउंड को लूज करता है तो आने वाले समय में अमेरिका के लिए इस ग्राउंड को पकड़ पाना काफी मुश्किल होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।